जय हिंद फ्रेंड्स। सो नाउ विल कंटिन्यू द सॉल्ट सत्याग्रह। अगला जो टॉपिक है नमक सत्याग्रह। फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड, महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कई वर्ष तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधारियों के कार्यों पर केंद्रित रखा हुआ। फोकस उन्होंने सोशल रिफॉर्म में कर लिया। इन 1928 however he began to think of re-entering politics। तो 1928 में वो फिर सोचने लगे पॉलिटिक्स में दोबारा वापस करने के लिए री-एंटरिंग पॉलिटिक्स। दैट ईयर देयर वाज एन ऑल इंडिया कैंपेन इन अपोजिशन टू द ऑल वाइट साइमन कमीशन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस इन द कॉलोनी। तो उस समय पूरे भारत में ऑल इंडिया एक कैंपेन चल रहा था किसके विरोध में? एक ऑल वाइट साइमन कमीशन आई थी। सभी लोग ऑल वाइट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे गोरे लोग थे। तो एक कमीशन आई थी साइमन कमीशन, जो ऑल वाइट कमीशन थी। ये इंग्लैंड से भेजी गई थी कि जो उनके कॉलोनीज हैं, है ना, जो कॉलोनी है भारत है, उसमें उनका कंडीशन कैसा है। तो इसकी कंडीशंस की जानकारी लेने के लिए साइमन कमीशन आई थी और इसमें सारे वाइट मेंबर्स थे, सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। तो इसका विरोध चल रहा था। गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ऑल्दो ही गेव इट हिज ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद तो दिया पर इसमें वो शामिल नहीं हुए। एज ही ऑल्सो डिड टू ए पीजेंट सत्याग्रह इन बारडोली इन द सेम ईयर। और इन्होंने ऐसा इस बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दिया बट उसमें शामिल नहीं हुए थे। In the end of December 1929, the Congress held its annual session in city of Lahore। तो 1929 के दिसंबर में कांग्रेस का जो सेशन होता है, अधिवेशन होता है, वो कहाँ होता है? लाहौर में होता है। द मीटिंग वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू थिंग्स: द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, signifying the passing of baton of leadership to the younger generation, and the proclamation of commitment to पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जो कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट थी इसमें। एक कि इसका नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ये मतलब था कि अब जो लीडरशिप का जो बैटन है ना, लीडरशिप जो है अब वो नई पीढ़ी को, वो छड़ी जो है नई पीढ़ी को दे दी गई। जवाहरलाल नेहरू उस समय एक यंग लीडर थे और वो लीडरशिप एक नई पीढ़ी को दिया गया, यंगर जनरेशन को दिया गया। और दूसरा, उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना। नाउ द पेस ऑफ द पॉलिटिक्स पिकड अप वंस अगेन। तो अब जो पॉलिटिक्स की राजनीति का गति था वो फिर से पिकअप कर लेता है। ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व विद द नेशनल फ्लैग बीइंग होइस्टेड इन डिफरेंट वेन्यूज एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बीइंग संग। तो 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गांधी जी हिमसेल्फ इशूड प्रेसाइज इंस्ट्रक्शन एज टू हाउ द डे शुड बी ऑब्जर्व। सो गांधी जी खुद ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस दिन को कैसे मनाया जाना है, उसका वो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। इट वुड बी गुड, ही सेड, इफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज मेड बाय द होल विलेजेस, होल सिटीज इवन। इट वुड बी वेल इफ ऑल द मीटिंग्स वेर हेल्ड एट द आइडेंटिकल मिनट इन ऑल द प्लेसेस। तो वो कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों, यहाँ तक कि शहरों तक भी अच्छा होगा अगर सभी जगहों पे एक ही समय पे संगोष्ठियां हों, है ना, तो अच्छा होगा। गांधी जी सजेस्टेड दैट द टाइम ऑफ द मीटिंग बी एडवर्टाइज्ड इन द ट्रेडिशनल वे बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी की समय की उद्घोषणा की जाए। द सेलिब्रेशंस वुड बिगिन विद द होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। और जो सेलिब्रेशन है, जो समारोह है, उसकी शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने के साथ किया जाएगा। द रेस्ट ऑफ द डे वुड बी स्पेंट इन डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, वेदर इट इज स्पिनिंग और सर्विस ऑफ अनटचेबल्स और रीयूनियंस ऑफ हिंदूज एंड मुसलमान्स और प्रोहिबिशन वर्क और इवन ऑल दिस टुगेदर विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि जो बाकी इसका स्टार्टिंग किया जाएगा एक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और उसके बाद वो पूरा दिन एक कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क, हाँ, सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा, जैसे कि या तो स्पिनिंग कर सकते हैं चरखा चलाने में, या सर्विस ऑफ अनटचेबल, जो
छुआछूत के जो लोग हैं, जो अनटचेबल से अछूत हैं, उनकी सेवा की जाएगी, या हिंदू मुसलमानों के बीच में एक रियूनियन किया जाएगा, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन होगा, अथवा प्रोहिबिशन कार्य, निषिद्ध कार्य किया जाएगा, है ना। और या फिर इसमें सारे कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि वो करना भी असंभव नहीं है। Participants would take a place affirming that it was inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil, and if any government deprives a people of these rights and oppress them, the people have a further right to alter it or abolish it. इसमें भाग लेने वाले दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे, है ना, उस दिन जो लोग होंगे वो लोग सब प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्णीय अधिकार है ना। और यह कि यदि कोई भी सरकार इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है, तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट इज दांडी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? दांडी। Soon after the observance of this Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked laws in the British India, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt. तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वो ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। His speaking on the salt monopoly was another illustration of Gandhi's tactical wisdom, है ना। तो नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया था, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण है। फॉर इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसेबल, एट पीपल वेयर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, कंपेलिंग देम टू बाई इट फ्रॉम शॉप्स एट हाई प्राइसेस। तो प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है ना। लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम इवन फॉर डोमेस्टिक यूज। सो इससे क्या था, इस कारण से उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता था और उसके लिए उन्हें बाध्य किया गया। सो द स्टेट मोनोपोली ओवर सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर बाई मेकिंग इट हिज टारगेट। गांधी जी होप टू मोबिलाइज ए वाइडर डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो नमक का राज्य का एकाधिपत्य बहुत ही अलोकप्रिय था और इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। Where most Indians understood the significance of Gandhi's challenge, the British Raj apparently did not. अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं समझ में आया था। Although Gandhiji had given advance notice of his salt march to the Viceroy Lord Irwin, Irwin failed to grasp the significance of the action. तो हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वाइसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उसकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। On 12 March 1930, गांधी जी began walking from his ashram at Sabarmati towards the ocean. 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। He reached his destination 3 weeks later, making a fistful of salt as he did and thereby making himself a criminal in the eyes of law. वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। Meanwhile, parallel salt marches were being conducted in other parts of country. और इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। As with non-cooperation, apart from officially sanctioned nationalist campaign, there were numerous other streams of protest.
असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। Across large parts of India, peasants breached the hated colonial forest laws that kept them and their cattle out of the woods in which they had once roamed freely. तो देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वो और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां वो एक जमाने में बेरोक टोक घूमते थे। In some towns, factory workers went on strike while lawyers boycotted British courts and students refused to attend government-run educational institutes. तो कुछ शहरों में जो फैक्ट्री के वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए और जो वकील है वो ब्रिटिश कोर्ट जाने से मना कर दिए, विरोध कर दिए। स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित शैक्षणिक संस्थान थे वहाँ जाने से उन्होंने मना कर दिया। As in 1920-22, now too Gandhiji's call had encouraged Indians of all classes to make manifest their own discontent with colonial rule. तो 1920 और 22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। The rulers responded by detaining the dissenters. In the wake of Salt March, nearly 60,000 Indians were arrested, among them, of course, Gandhiji himself. तो जवाब में सरकार ने असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। द प्रोग्रेस ऑफ गांधीजी's मार्च टू द सी शोर कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल डेप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट्स। तो समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। दिस रिप्रोड्यूस द स्पीचेस ही गेव एट द विलेजर्स एन रूट इन विच ही कॉल्ड अपॉन लोकल ऑफिशियल्स टू रेनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वो सरकारी नौकरियां छोड़ दे और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। इन वन विलेज वसना, गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ यू वेयर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। वसना नाम के एक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। यू वॉन्ट गेट स्वराज मेयरली बाय रिपील ऑफ द सॉल्ट टैक्सेस और अदर टैक्सेस। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म कर जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स फॉर द रॉन्ग्स विच यू डिड टू अनटचेबल्स। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अपने अछूतों के साथ की है। फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम्स पारसी सिख्स विल हैव टू यूनाइट। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। दीज आर द स्टेप्स टुवर्ड स्वराज। ये स्वराज के तरफ कुछ स्टेप्स हैं। The police spies reported that Gandhiji's meetings were very well attended by the villagers of all castes and by women as well as men. तो जो पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। They observed that thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause. उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। Among them were many officials who had resigned from their posts with the colonial government. Writing to the government, the district superintendent of police remarked, Mr. Gandhi appeared calm and collected. He is gathering more strength as he proceeds. सरकार की भेजी रिपोर्ट में उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर भी थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, द अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम को गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी।
This to begin with scored at Gandhiji's look and writing with disdain of his spindly frame and his spindly joints. Thus, in its first report on the march, Time was deeply skeptical of the salt march reaching its destination. पत्रिका ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त की थी। टाइम मैगजीन को ऐसा लग रहा था कि यह सफल नहीं होगा, अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाएंगे। इट क्लेम्ड दैट गांधी जी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड डेज वॉकिंग। द मैगजीन डिड नॉट बिलीव दैट द emaciated saint would be physically able to go much further. उनका दावा था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। But within a week it had changed its mind. The massive popular following that the march had garnered, wrote Time, had made British rulers desperately anxious. लेकिन एक हफ्ते में इस पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा का जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। गांधी जी हिमसेल्फ दे नाउ saluted as saint and statesman who was using Christian acts as worship against men with Christian beliefs. अब वो भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता का सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों।